नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर में सिविल और मैकेनिकल ब्रांच में सब्जेक्ट कोड 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी कि द्रव्य सामर्थ्य। इसमें चैप्टर 1 है सरल प्रतिबल व विकृति यानी कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब तक मैं आपके सम्मुख इसके 3 वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर चुका हूँ यूट्यूब के माध्यम से। जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में समझाया था। दूसरे वीडियो में एक्सियल फोर्स यानी कि अक्षीय बल, जिसको कई बार प्रत्यक्ष बल या डायरेक्ट फोर्स भी कहते हैं, इसके बारे में समझाया था, जिसमें हमने टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स यानी कि तनाव बल, संपीड़न बल, अपरूपण बल इत्यादि के बारे में भी चर्चा की थी। और जो तीसरा वीडियो था उसमें मैंने प्रतिबल और विकृति के बारे में समझाया था, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बात की थी। ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज मुख्य रूप से हुक्का नियम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में कुछ बातें आपको पिछले वीडियो से जुड़ी हुई भी मैं शेयर करूँगा, जो आपके ज्ञानवर्धन के लिए काफ़ी अच्छी होगी। देखिए, मैंने आपको टेंसाइल फोर्स के बारे में बताया था, तनाव बल के बारे में। ये अक्षीय बल होता है। इस बात को और समझाने के लिए मैं एक क्यूबॉइडिकल शेप का जो है रॉड लेता हूँ। ये एक रॉड है जिसकी शेप जो है क्यूबॉइडिकल है, यानी कि घनाभ के आकार की है, छड़ी है, जिसकी लंबाई है L, चौड़ाई है B और मोटाई है T, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। एक मैंने फोर्स लगाया है, अक्षीय बल है, एक्सियल फोर्स है, क्योंकि ये CG पे लगा हुआ है ना। एक्चुअली जो इस रॉड की जो CG है, जो इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में कहीं आएगी, ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल, और उससे ये एक्सिस गुजरती है जिस पे कि फोर्स P लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस निकालने में अपन लेते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और मैंने ये भी बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो एक्सियल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके लंबवत होता है। ये एरिया मैंने रेखांकित किया हुआ है, इसको आप कह सकते हैं छायांकित किया है, रेखांकित किया है, हैच्ड किया है, इट इज हैच्ड या शेडेड। इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऑफ कोर्स इसके ऑपोजिट साइड में होगा, इधर भी होगा। ये अगर मैं कहता हूँ ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये थिकनेस है, तो जो ये एरिया है शेडेड, ये क्या होगा, B इंटू टी। एक्चुअली ये फिगर जो बना ये 3D है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। दरअसल ये इसके ये जो शेप बनाई मैंने रॉड की, इसकी लेंथ B L, विड्थ B और थिकनेस T है। तो ये जो इसके 6 फेसेस हैं, देयर आर 6 फेसेस, तो वो सभी एक्चुअली रेक्टेंगल हैं। ये आपको दिख तो रहा है पैरेललोग्राम या कि समांतर चतुर्भुज, और ये एंगल आपको लग रहा होगा जैसे कोई 120 डिग्री 130 डिग्री है, पर वास्तव में 90 डिग्री है। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू होते हैं ना, आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर एंगल हमेशा बड़े दिखते हैं, कभी छोटे दिखते हैं, सही नहीं दिखते हैं। एनीवे, ये जो एरिया है ये दरअसल आयत है, और आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई से मतलब ये विड्थ है, चौड़ाई से मतलब थिकनेस है। तो ये जो हमने पहला फिगर बनाया है, इसको मैंने कहा केस 1। केस 1 में जो प्रतिबल होगा यानी कि स्ट्रेस P होगी, वो होगी फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, B इंटू टी। देखिए विड्थ और ये थिकनेस B इंटू टी है ना, ये B और ये T, तो यहाँ हमने लिख दिया B इंटू टी। इसलिए ये जो मैंने सेकंड केस लिया है सेम केस है, वही रॉड है, लेकिन मैंने फोर्स की दिशा बदल दी है। पहले फोर्स लग रहा था लेंथ के पैरेलल। देखिएगा, ये एक्सियल फोर्स है जो इस रॉड की CG से गुजरता है, लेकिन ये लेंथ के पैरेलल है, और जिसके पैरेलल होगा वो डायमेंशन कभी भी क्रॉस सेक्शन में नहीं आएगी। तो क्रॉस सेक्शन में इसका B और T आया। इस बार जो फोर्स लगाया मैंने ये वाला, ये भी गुजर तो वहीं से रहा है। ये जो रॉड है इसके सेंटर में कहीं न कहीं बीच में ये CG होगी इसकी, जैसे यहाँ भी CG थी, ये भी एक्सिस थी और ये भी एक्सिस है। लेकिन ये जो फोर्स लगाया गया है ये थिकनेस के पैरेलल है। देखिए, ये जो थिकनेस को लाइन शो करती है वाली, ये लाइन थिकनेस को शो करती है,
तो हमारा जो फोर्स है ये थिकनेस के पैरेलल है। अब थिकनेस के पैरेलल अगर फोर्स लग रहा है तो क्रॉस सेक्शन में थिकनेस कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिस दिशा के समांतर लगता है वो दिशा अनुप्रस्थ काट में नहीं आती है, क्रॉस सेक्शन में नहीं आती है। तो इस बार जो एरिया लग रहा है, जो एरिया दिख रहा है आपको, ये शेडेड रेखांकित या छायांकित ये वाला है, ये नीचे भी होगा, इसके ऑपोजिट बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये आप देखेंगे आपको लगता रहा है ये समांतर चतुर्भुज, पर वास्तव में ये रेक्टेंगल है। ये एंगल लग रहा है आपको बड़ा 90 से, ये लग रहा है 90 से छोटा, लेकिन सारे एंगल ये 90 डिग्री हैं। ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो इसकी लेंथ ही है, ब्रेड्थ इसकी ब्रेड्थ ही है, यानी L इंटू बी। तो जो सेकंड केस है ये वाला, इसमें जो स्ट्रेस है वो है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन L इंटू बी। क्यों? इसमें जो एरिया है ना ये L गुणा बी है। पहले केस में B गुणा टी था, इस केस में L गुणा बी है। तो ये बात मैंने आपको वापस से एक बार समझाई है ताकि आपको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग समझ में आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और यूनिट तो आप जानते ही हैं, स्ट्रेस की न्यूटन पर mm² होती है, यू नो वेरी वेल। अच्छा, इसमें चूँकि ये फोर्स टेंसाइल था, इसलिए जो ये स्ट्रेस होगी ये भी टेंसाइल ही होगी, यानी कि T। और दूसरा जो केस है इसमें फोर्स कैसा है? देखिए दबा रहा है, इट इज़ कंप्रेशन। देखिए ऊपर से यूँ आ रही यूँ, ये दबा रहा है, कंप्रेशन है। इसका मतलब जो स्ट्रेस होगी ये स्ट्रेस भी कंप्रेसिव होगी। टेंसाइल स्ट्रेस हमेशा जिस दिशा में फोर्स लगता है ना उस दिशा की लेंथ को बढ़ाती है, और कंप्रेसिव फोर्स जो होता है वो जिस दिशा में ये फोर्स लगता है उस दिशा में जो डायमेंशन होती है उसको कम करती है। यानी कंप्रेशन हमेशा घटाता है डायमेंशन को और टेंशन हमेशा बढ़ाता है डायमेंशन को। तो ये मैंने एडिशनल बात इस लेक्चर में आपके लिए तैयार की थी जो पिछले लेक्चर से जुड़ी हुई है। अब हम इस लेक्चर की बात करते हैं। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है हुक्स का नियम, हुक्स का लॉ या हुक का नियम। देखिए जो हुक का नियम है ये रिलेटेड है इलास्टिसिटी से। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में एक गुण बताया था पदार्थ का, प्रत्यास्थता। क्या था? प्रत्यास्थता पदार्थों का वह गुण होता है जिसके कारण बाह्य बल के प्रभाव से वो वस्तु विकृत हो जाती है और जैसे ही बल को हटाते हैं वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है पूर्ण रूप से। तो उसी प्रत्यास्थता के गुण के अंतर्गत ये नियम बना है कि प्रत्यास्थता की सीमा में जब तक हम बल लगाते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा में, यानी कि बल लगाया वस्तु खिंच गई, बल को हटाया वस्तु वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ गई, हम उस सीमा की बात कर रहे हैं। तो उस सीमा में जब बल लगाएंगे तो जो मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन समझाया आपको पिछले वीडियो में, वो स्ट्रेस स्मॉल p और वो स्ट्रेन स्मॉल e, ये जो होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा स्ट्रेन कम होगी। यानी हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि जब हम कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है ये वाला प्रोपोर्शनल वाला, इसको जब हटाते हैं तो हम इक्वल टू लगाते हैं, और इक्वल टू लगाते हैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ई। ये था P इज़ प्रोपोर्शनल टू E। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, बराबर लगाया तो एक कांस्टेंट लिख दिया इनटू E, और वो कांस्टेंट जो है वो E कहलाता है, कैपिटल। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कैपिटल E। अगर मैं कैपिटल E की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आ जाएगा फोर्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए ये स्ट्रेन का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो दिस कैपिटल E इज़ गिवन बाय स्मॉल p अपॉन स्मॉल e, इट मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो कैपिटल E है ये कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। कोई एक आपको पदार्थ दे दिया तो उसका चाहे रूप कैसा भी हो, जब तक वो पदार्थ रहेगा E कांस्टेंट रहेगा, E की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कॉपर के लिए कुछ और होती है, स्टील के लिए कुछ और होती है, ब्रास के लिए कुछ और होती है, वुड के लिए कुछ और होती है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए E की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो E की वैल्यू होती है वो स्टील के लिए होती है, क्योंकि स्टील इज़ द मोस्ट इलास्टिक मेटेरियल इन द वर्ल्ड। तो मैंने क्या लिखा है, E एक अचर है, कांस्टेंट है,
जिसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, यानी कि यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ए की यूनिट की कि भाई ए की इकाई क्या होगी। ए का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, नहीं यूनिट लेस है। तो जो यूनिट स्ट्रेस की होगी, क्योंकि इसकी तो कोई होती नहीं है ना, तो जो भी यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट ई की हो जाएगी, यानी कि कैपिटल ई की, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, यानी कैपिटल ई की यूनिट होती है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बताया है कि हुक्स का लॉ क्या होता है, हुक का नियम क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं, मैंने आगे लिखा है आपके लिए कि भाई स्टील के लिए ई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और वो वैल्यू लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 2 × 10⁵5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये हमने स्टार लगाया है, और स्टार का मीनिंग मैंने सबसे नीचे बताया है कि एक्चुअली 2 × 10⁵ जो लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली है, राउंड फिगर है। एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी होती है वो 2.047 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है। ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दे दी होती है, और कभी कभी कैलकुलेशन करने से कुछ ज़्यादा कम भी आ सकती है, तो इसको आप अन्यथा न लें। कभी कभी आंसर हो सकता है कि 2.2 भी आ जाए, 2.18 भी आ जाए, 2 आ सकता है कुछ भी, लेकिन वैल्यू जो होती है वो ये होती है। और इसको अपन कुछ नहीं, कभी कभी हमको मान लो वैल्यू दे भी नहीं, आपको ई की वैल्यू नहीं दी जाती है, मान लो कभी किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में, और उसके बिना काम चलता भी नहीं है, तो आप इसको 2 × 10⁵5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ले सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं नोट लगाकर कि हमको दिया नहीं गया, इसके बिना काम चल नहीं रहा, इसलिए हम ये ले रहे हैं। नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो आपको ई दिया होगा या ई आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा वो। लेकिन आपको ये याद रखना है। याद रखने में फ़ायदा क्या होता है कि आपको आइडिया जब है ना कि 2 × 10⁵ होती है, तो कभी आपको आंसर मान लीजिए स्टील के लिए आप निकालें और कभी 4 या 7 ऐसा कुछ आ जाए उटपटांग सा, तो आपको स्ट्राइक करेगा नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू जब याद होती है तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है क्वेश्चन को समझने में, उसको सॉल्व करने में। अगर कोई मिस्टेक हो जाए, हिडन गलती छुपी हुई, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको यंग्स मॉडुलस के लिए डिफरेंट यूनिट्स की बात करता हूँ, जैसे 2 × 10⁵5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो होता है, इसको हम कई बार एम पी ए भी कहते हैं। तो ये 2 × 10⁵ एम पी ए, एम यानी मेगा, पी ए यानी कि पास्कल, यानी इसको कहते हैं मेगा पास्कल। यानी आप 2 × 10⁻⁴ मेगा पास्कल कहो, या 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर कहो, या 2 × 10⁵ एम पी ए कहो, एक ही बात है। अब अगर कभी आपको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेना हो, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो होगा 2 × 10⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये एम एम स्क्वायर अपॉन में आ रहा है, तो अपॉन में 1/10 का स्क्वायर आएगा। 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 आएगा, जो ऊपर जाके 10⁵ से मल्टीप्लाई होगा, और वो इंटू 100 होकर 10⁻⁷ बन जाएगा। बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर ये यूनिट है तो ये 10⁵ आएगा, ये यूनिट है तो 10⁻⁷ आएगा, ये यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10⁸ आएगा, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 1000 mm, और 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे 1000 का स्क्वायर, यानी कि 10⁶। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 10⁶ mm स्क्वायर, और 1 किलो न्यूटन का मतलब होता है 1000 न्यूटन। तो ऊपर तो आप करेंगे इंटू 10⁻3, यानी कि 10⁸ इंटू 10⁻3, ऊपर तो करेंगे 10⁻, है ना यहाँ पे 10⁸, तो ऊपर तो करेंगे आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई, और नीचे ये मीटर स्क्वायर है ना, तो 10⁻6 हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 8 और 3 11, 10⁻11 अपॉन 10⁻6, और 11 में 6 घटाएंगे तो 10⁻5 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ये है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अच्छा, एक और यूनिट कई बार काम आती है, GPA। G स्टैंड्स फॉर गीगा, PA मतलब पास्कल, यानी कि गीगा पास्कल। तो आप ध्यान रखिएगा, हम 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर कहें या 200 गीगा पास्कल कहें, एक ही बात है।
क्योंकि गीगा का मतलब होता है 10⁹। अगर आप गीगा को हटाएंगे तो 10⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आखिर जाके यूनिट दोनों सेम ही आएगी। तो ये आपको मैंने अलग अलग यूनिट बताई है, तो आपको बहुत याद रखनी है, बहुत काम आती है ये। वैसे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि कभी कोई न्यूमेरिकल करें तो गलती एकदम आपको पकड़ में आ जाए आपकी, अगर इकाइयाँ कुछ अलग अलग आ रही है तो। कभी कभी पुरानी किताब के अंदर आप कोई बच्चे गलती से पुरानी किताब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये kg/cm² में की वैल्यू दी जाती है, 2 × 10⁶ kg/cm²। बेसिकली kg लिखना ही गलत है, उसको kg फोर्स लिखना चाहिए, नॉट kg फोर्स। एक्चुअली 1 किलोग्राम फोर्स में 9.8 न्यूटन होता है, उसको हम कैलकुलेशन में जस्ट थोड़ा अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं। तो 1 किलोग्राम फोर्स = 10 न्यूटन। तो बहुत मैं आपको राय नहीं दूंगा कभी ऐसी किताब देखने की, लेकिन कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप दिमाग में रहना ज़रूरी है कि अगर kg/cm² हो, यानी kg फोर्स/cm², तो 10⁶ आएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे इसको बदलना है Nm/mm² में, तो किलोग्राम फोर्स में होते हैं 10 न्यूटन। तो जैसे गुणा करूँगा 10 से तो 10⁻7 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻7 Nm/cm², जो मैं आपको यहाँ ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, 2 × 10⁻7 Nm/, और ये तो बात नहीं हो जाएगा m² के अंदर। अब अलग अलग पदार्थों के लिए ई मैंने कहा कांस्टेंट होता है, कितना होता है तो वैसे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। देखिए स्टील का तो ये बता दिया मैंने आपको 200 GPa है स्टील के लिए। कॉपर के लिए नॉर्मली 90 से 110 GPa GPa। पीतल के लिए 80 से 90, एल्यूमिनियम के लिए 60 से 80, लकड़ी के लिए बहुत कम होता है, 10 GPa होता है। और एक कई बार कहते हैं ढलवा लोहा, यानी कि कास्ट आयरन, तो ये थोड़ा सा जो आपके प्योर जो स्टील है उसकी तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन इसका 100 से 160 होता है, इसका भी कम नहीं होता है, इसका भी नॉर्मली कॉपर से भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन 100 to 160 पर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रफ फिगर्स हैं जो दिमाग में रहना चाहिए बस आपके ना। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको तुरंत लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपने मेरे इस चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मेरे ये वीडियोस लगातार पहुंचते रहें और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064, RP व्यास 95 21 66 30 64। कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है किसी भी माध्यम से और उसको स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझको शेयर कर सकता है वो प्रॉब्लम। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, मुझको व्हाट्सअप कर सकता है। ये जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें भी लिख सकते हैं, तो मैं उस पर भी देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और मेरे ये जो वीडियो हैं इस सब्जेक्ट पर वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, और जो जो समय आएगा एग्ज़ाम का आपको काफ़ी तेज़ी से मिलेंगे और समय पर कोर्स पूरा होगा। तो ख़ास करके मैं ये काम उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो कि आर्थिक कारणों से ट्यूशन अटेंड नहीं कर सकते या किसी कारण से पढ़ने बाहर नहीं जा सकते। तो ये अगर वीडियोस आप बराबर देखेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बहुत अच्छे से कोर्स हो जाएगा। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। और पिछले कई साल के एग्ज़ाम्स की जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ में, और उनके सॉल्यूशन दूँगा, उनको सॉल्व करूँगा। ये मेरा मात्र चौथा वीडियो है, तो अभी तो 3 वीडियो आप देखेंगे तो चौथा आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आपको रेगुलरली मैं सोचता हूँ कि ऑल्टरनेट डेज के अंदर आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।